अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव जाम में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अशमल जामी। एक तरफ भारत की जानिब से जंग की धमकियां हैं और दूसरी जानिब ललकार है और सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर पागलपन है भारतीय तज्जिया निगारों रिटायर्ड जर्नल्स की जानिब से, और दूसरी जानिब पाकिस्तान का जवाब है जो कल से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि हमारे सिपा सलार फील्ड में विद सोल्जर्स भी आज हमें दिखाई दिए टिल्ला चौकिया के मुकाम पर, जहां पर उन्होंने एक्सरसाइज का मुआयना किया और पाकिस्तान ने कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भारत को वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान की पोजीशन है क्या। इस बीच में तीन बड़ी आलमी क़ुव्वतों की एंट्री भी होती है जो नहीं चाहते कि इस खत्ते में जंग लड़ी जाए या इस खत्ते में भारत की जानिब से जंग का आगाज़ हो, क्योंकि पाकिस्तान गॉट नथिंग टू लूज नाउ। इस सब के बीच में हम देखते हैं कि जो पैरेलल सोशल मीडिया है भारत का, जो भारत का रिवायती मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये भारत की जो सरकार है वो किस हद तक जंगी जुनून से हाँकी हुई, उसकी चंद एक मिसालें आपको देता हूँ। सबसे पहले तो भारत ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी चैनल्स बशमूल सुनो न्यूज़ का जो यूट्यूब है उसे ब्लॉक किया, उसे बंद किया। फिर कई दिनों तक यही जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं लाइव जामी, इसमें शामिल होने वाले गेस्ट चाहे ज़फ़र हिलाली साहब हों या अली मोहम्मद खान साहब हों, उनके क्लिप्स अपने प्रोग्रामों में नशर करके ये अपनी जनता को बताते रहे कि देखिए पाकिस्तान हमें क्या धमकियां लगा रहा है, देखिए पाकिस्तान हमें कैसे ललकार रहा है। तो यूट्यूब्स बंद किए। फिर इंस्टाग्राम पर जो अदाकार हैं, स्टार्स हैं, उनके अकाउंट्स बंद किए। फिर उसके बाद खिलाड़ियों के अकाउंट्स बंद कर दिए जो भारत में ना देखे जा सके, पूरी दुनिया देख सकती है। शोएब अख्तर, राशिद लतीफ़, बासित अली और हत्ता के जो ओलंपियन हैं अरशद नदीम, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दिया। ख्वाजा आसिफ का हुकूमत पाकिस्तान का अकाउंट जो एक्स के ऊपर है वो भी उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि इनका मुआहिदा है एक्स के साथ। एक्स मजबूर हो जाता है इनके आगे, वहाँ उनके साथ ऐसी डीलिंग है कि वो बंद कर देता है भारत की हद तक। यही नहीं बल्कि ये भी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इस नाचीज़ को, इस खाकसार का जो एक्स के ऊपर यानी साहब का ट्विटर के ऊपर जो हैंडल है, जहाँ मैं अक्सर हिंदी में पाकिस्तानी जो मौक़िफ़ है वो भारतीय देखने वालों के सामने पेश करता हूँ, उसको भी भारत सरकार ने एक्स को बाकायदा अपील करके रिमूव करवा दिया। यानी भारत में बैठा जो शख्स है वो एक्स पे इस नाचीज़ का तबसरा तज्जिया नहीं देख सकता। ये आलम है उनकी बुखलाहट का। बात यहाँ नहीं ख़त्म होती। कई एक जो डिजिटल चैनल हैं जैसे कि एयरवाई, जियो टीवी, हम टीवी, इनकी जो नशरियात हैं यूट्यूब्स के ऊपर, उनको कौमी सलामती का ख़तरा करार देकर वहाँ भी बंद कर दिया गया है। अब आ जाते हैं दूसरे नुक्ते की जानिब। एक तरफ जंग का आगाज़ भारत कर चुका है, कह रहा है जी हमने जंग लड़नी है, पाकिस्तान से बदला लेना है, पता नहीं काहे का बदला लेना है, सबूत देने से वो कासिर हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हमारे सिपा सलार नासिम मुनीर तो मशकों में फ़ौज के शाना बशाना खड़े दिखाई देते हैं। और भारत की सूरत हाल क्या है, दो हकीकी वाक़यात आपको सुना देते हैं, फिर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो नॉर्दर्न कमांड जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में है, उसके कोर कमांडर को चेंज किया जाता है और उसके बाद जो उनके एयर चीफ है वाइस, उनको तब्दील कर दिया जाता है। यानी MVS कुमार की जगह प्रातिक शर्मा को जम्मू भेजा जाता है और यहाँ पे तिवारी जी आ जाते हैं SP धारकर की जगह, जो वाइस एयर चीफ हैं। कहा जा रहा है कि वो जो राफेल ने जो परवाज़ भरी थी, उड़ान ली थी पाकिस्तान की सर्वेलेंस के लिए, उसमें तैयारियां नहीं थीं, उस पर अदम एतमाद का उन्हें इजहार किया और उन्होंने मजीद कार्रवाई करने से इनकार किया तो उन्हें हटा दिया गया। रॉ की एक रिपोर्ट भी लीक हुई है जो टेलीग्राम पे हुई, जिसमें बताया गया कि कैसे पहलगाम वाक़े के ऊपर रॉ ने पहले से मनसूबाबंदी बना रही। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में मैंने जहमत दे रखी है जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद महनाज साहब को। हमें ज्वाइन करेंगे JUFA के सीनियर रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला साहब, हमें सिफारतकार साबिक सरवर नकवी साहब और फवाद चौधरी साहब भी प्रोग्राम के अगले हिस्सों में ज्वाइन करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आता हूँ। एक जानिब मैंने जिक्र किया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद सोल्जर्स के साथ हैं, वहाँ भारत में ना सिर्फ नॉर्दर्न कमांड की कमांड चेंज होती है बल्कि एयर वाइस चीफ उसको भी बदल दिया जाता है और बताया जाता है नहीं जी ये तो इनकी मुद्दत पूरी हो चुकी थी, रिटायर हो चुके थे ये, तो इसलिए उनकी तब्दीली अमल में लाएगी। महज हसीन इत्तफाक है कि रिटायरमेंट इन्हीं दिनों में आ रही है? जी बिल्कुल नहीं, कितना बेवकूफ बनाएंगे, कितना झूठ बोलेंगे। जहां तक जनरल आसिम मुनीर का ताल्लुक है, वो सो कॉल्ड आर्मी हाउस में तो रहते हैं पिंडी में, लेकिन मेरे ख्याल में आर्मी हाउस में सोते बहुत कम है, क्योंकि वो हमेशा ट्रुप्स के साथ जो अगले मोर्चे हैं वहीं पे पाए जाते हैं। इसलिए कि कमांड हमेशा फ्रंट से की जाती है। और जब जनरल आसिम मुनीर साहब चीफ आर्मी स्टाफ, इससे पहले वाले चीफ आर्मी स्टाफ जो, ये खुद भी, इनके आने वाले बाद के चीफ आर्मी स्टाफ भी जो है, हमारी ट्रेनिंग लीड फ्रॉम द फ्रंट होती है। अब ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप वहां पे देखें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया का या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो गायब है। और कहां बैठा हुआ चीफ आर्मी स्टाफ? मोदी के सामने शर्मिंदा शर्मिंदा बैठा हुआ ये बताने के लिए कि हमारे नॉर्दर्न कमांड का जो कोर कमांडर है कि जिसने कश्मीर के अंदर ऑपरेशंस करने थे, वो कह रहा है मैं मिलिट्री प्रिपेयर्ड नहीं हूं,
मेरी तैयारी उस तरह से नहीं है, सरप्राइज अचीव नहीं हो सकेगा, हमारे लोग बलि का बकरा बनेंगे और मारे जाएंगे। इसके अलावा उसने कहा पहलगाम के लिए बाहर से दरअंदाज नहीं आए थे, ये अंदर ही सब कुछ हुआ। इसी तरह वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ को आज उन्होंने फारिग किया है। तो लिहाजा जो उनकी प्रिपेयर्डनेस है, ये स्टेट ऑफ मोरल है आर्मी का, स्पेशली कश्मीर में, और जो राफेल जिनके पास हैं उनके जो अभी इधर ये हो रहे हैं, इनको निकाला जा रहा है या सस्पेंड किया जा रही है, ओहदे से बर्खास्त किया जा रहा है, ये बड़े वाज़ेह तौर पे नेवी और सॉरी एयरफोर्स और आर्मी का बताता है। नेवी का भी यही हाल है। आप जब ये पिछले ट्यूसडे को सारा ये फॉल्स फ्लैग ड्रामा हुआ था, तो उन्होंने इमीडिएटली अपना सो कॉल्ड आईएनएस विक्रांत जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको इंडियन ओशन मूव किया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के कैरियर बस्टर्स इस वक्त इंडियन ओशन में मौजूद हैं, वो वहां से उसको भागते पड़ी और अपने जाके दोबारा से। ठीक है वकील साहब, मेरे साथ ही रहेगा। जरा मुझे हाफिज अब्दुल्ला साहब ने भी ज्वाइन किया के हाल में जब जंग का खतरा है, तो हमने देखा है हिस्टोरिकली पाकिस्तान में हमारी जो मजहबी और सियासी जमातें, उनका एक अपना किरदार होता है यकजहती के लिए, जज्बे के लिए, ईमान के लिए, और बिलाशुबा जो यूएफए हुई या हाफिज अब्दुल्ला साहब हूँ, इनके किरदार पे हम सारे फ़ख्र करते हैं। आप सब खुश आमदीद मैं आपको कहता हूँ, गो के कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स भी हो रही हैं कि जंग ना हो, लेकिन भारत का जंगी जुनून अपनी जगह, जो आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। आपने इस मासूम सी ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर भारत ने जंग की, पाकिस्तान के खिलाफ हमला किया, तो फिर हम जामिया मस्जिद दिल्ली में नमाज फजर अदा करना पसंद करेंगे। जामिया मस्जिद दिल्ली ही क्यों, देवबंद की तरफ रुजू क्यों नहीं किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए भाई, बात यह है कि अगर तारीख़ी पस मंज़र में आप देखें, देवबंद हो या दिल्ली हो या कलकत्ता हो या मुंबई हो या अमृतसर हो या हैदराबाद दक्कन हो, ये सब हमारे हैं। हाँ। क्योंकि हमने इस पर सैकड़ों साल हुकूमतें की है। और सुल्तान महमूद गजनवी साहब की रहमतुल्लाह अलैह की 17 हमले, 17 हमलों में 1-2 के अलावा अक्सरियत में वफाते रहे। असल हुक्मरानी तो वहाँ हमारी हुई है। ठीक। जो हिंदुत्वा की हुक्मरानी है, जिसकी क़ियादत नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये तो चंद सालों से उनकी हुक्मरानी है। सैकड़ों साल तो हुक्मरानी मुसलमानों की है। एक बात ठीक, इसलिए मैंने कहा कि शायद जामे मस्जिद दिल्ली में वहाँ नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि ये दारुल हुकूमत है। सबसे पहले आपको कैपिटल निशाने पे होना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहाँ कैपिटल में बैठा है, तो इसलिए मैंने दिल्ली को तरजीह दी। बाकी आपको मालूम है, जब इंडिया की बात आती है, हिंदुस्तान की बात आती है, फिर नरेंद्र मोदी गुजरात में उन्होंने जो मुसलमानों की कत्ल आम किया, खुद अमेरिका गवाह है उस बात की कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की दाखिले पर अमेरिका में पाबंदी लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि अमेरिका ने भी उसको मुजरिम करार दिया था कि आपने गुजरात में मुसलमानों की नस्ल कुशी की। फिर दूसरी बात यह है कि कनाडा में आपको मालूम है कि कनाडा में हिंदुस्तान ने आरएसएस का जो बानी है या उनका सरबराह नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो किरदार वहाँ अदा किया, आप कनाडा की हुकूमत की, उनकी इदारों की रिपोर्ट सामने रखें, मीडिया आप हमारे मेरे और आपके सामने। फिर ये भी आप देखिए कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में इनका क्या किरदार रहा है, नरेंद्र मोदी ने खुद इसका एतराफ़ किया है। तो इस सूरत हाल में फिर वहाँ जो मुसलमान है और वहाँ सिख अक़लियत है, वो किस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ तक कि वो कानून साजी के ज़रिए मुसलमानों की आज़ादी को वो सल्ब कर चुके हैं। उनकी मस्जिद, मंबर, महराब, मदारस, वक्फ अमलाक को उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया है। यहाँ तक कि जब भी सरकार फैसला करे कि मस्जिद को मंदिर में तब्दील करना है, तो उनको हक पहुँचता है। आप बताइए, ये इंतहा पसंदी नहीं है? आप सब इस सारे सूरत हाल में ये आपने मुनासिब, बहुत मुनासिब आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया। मुख्तर जानना चाहूँगा, सारी सूरत हाल में हमारे यहाँ सियासी तकसीम भी थी, अफरा तफरी भी थी, अदम इस्तेहकाम भी था। आप समझते हैं कि ये भारतीय यलगार की वजह से कौम इस वक्त मुत्तहद हो चुकी है, यकजान हो चुकी है? देखिए, मेरे ख्याल में तो यही है कि आपकी अपोजिशन की जमातें हो या ट्रेजरी की जमातें हों या पूरी कौम 25 करोड़ आवाम हो, ये सब इंडिया के मुकाबले में एक पेज पर है। वो मुल्क की दिफा, वतन की दिफा के लिए सब हाजिर है
सब ने वतन से मोहब्बत की, मिट्टी से मोहब्बत की कसम खाई है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये हो नहीं सकता कि एक दुश्मन हमला आवर हो और आप मेरे ख्याल में खामोश रहे। न ज़मीर इजाज़त देता है, न दीन इजाज़त देता है, न ईमान इजाज़त देता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें कोई दूसरी राय हो नहीं सकती, न इसमें चिमगोइयाँ हो सकती है। हमारी अपनी नाराज़गियाँ सबसे पहले जमीयत उलमा इस्लाम की, मौलाना फजल रहमान साहब की मौजूदा जो सिस्टम है जो हमारे सामने हुकूमत की सूरत में हो या एस्टेब्लिशमेंट की सूरत में, हमारी नाराज़गियाँ हैं, खदशात है। लेकिन जब मुल्क की बात आती है, खित्ते की बात आती है, सरजमीन की बात आती है, फिर वो सब एक तरफ, फिर फोकस दुश्मन है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत अहम बात की आपने ब्रिगेड साहब। आप सब का आपने जज्बा सुना, काबिल तारीफ़ है, ज़रूरत भी समर की है। लेकिन ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की धमकियां दी जा रही हैं, मुख्तलिफ एलओसीज़ के मकामात पर गरमाया जा रहा है और फिर मिज़ाइल हमलों की धमकियां दी जा रही हैं, इसके बावजूद कि सुपर पावर्स भी अब इंटरवीन कर रही हैं, इस सब का पाकिस्तान के पास क्या जवाब होगा, क्या जवाब होना चाहिए? क्या हमने अपने टारगेट्स लॉक कर दिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। इंडियंस ने भी टारगेट लॉक किए होंगे, प्रोफेशनल आर्मी है और हमने भी कर रखे हैं। और जैसे DGISPR ने भी कहा था कि हमारे पेशेंट्स को टेस्ट ना करें, हमें ना आजमाएं, आपको मायूसी होगी। तो लिहाजा तमाम टारगेट्स लॉक्ड हैं। इट इज जस्ट अ गो अहेड बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप। इंशाल्लाह उनको हिट करेंगे, लेकिन उसके लिए अगर मिसाइलों से फायर करना है तो पाकिस्तान की जो मिसाइल कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है या काइंड ऑफ प्रिसीजन हमारे मिसाइलों में है, वो इंडिया के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। इसमें मैं कॉम्प्लेसेंट नहीं हो रहा, ये मैं नहीं कह रहा कि दुश्मन हमारा कमजोर है, वो भी अपने हवारा लेकर आ सकता है, लेकिन ये दुनिया इसको मानती है। आप जितने एनालिसिस उठा के देख लें, बिल्कुल ठीक। जितना जिसमें जो आपके मिसाइल छपते हैं जर्नल, उसमें पाकिस्तान की मिसाइल कैपेबिलिटी बहुत बेहतर है। जहां तक इस बात का ताल्लुक कि एयरफोर्स के जरिए जाएंगे, जरा पहले टारगेट्स को सॉफन अप करेंगे, तो टारगेट सॉफन अप करने के लिए मैं ये आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो मुझे इस प्रोग्राम को बराह रास्त नशर करते हुए जो फीडबैक आ रहा है, बिलखुसूस हाफिज साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद, बगैर साहब आपकी मुख्तसर गुफ्तगू सुनने के बाद, जितना भी फीडबैक मुझे आया, मैं आपको हल्फन बता सकता हूं कि इंतहाई ज़्यादा अवाम आपको देखने सुनने के बाद मुतमईन है, जज्बे से सरशार हुए हैं और आप दोनों को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। आपको मैं फिर जहमत दूंगा, आज वक्त की किल्लत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर जनाब अली सरबर नकवी साहब ने। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के, पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं और मुझे याद पड़ता है फरवरी में इन्होंने अमरीकी पैराडॉक्स के ऊपर भी एक बड़ी खूबसूरत तहरीर रकम की थी, जिसमें भारतीय मिसाइल प्रोग्राम की भी तफसीलात उन्होंने अपनी तहरीर में लिखी थी। उस मामले पर बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाएं कि ये जो मार्को रूबियो की इंटरवेंशन है, कॉल है जो उनकी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को, जयशंकर को, इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या जंग इसकी वजह से जो भारत पाकिस्तान के ऊपर वेज करना चाह रहा है और बार बार उस पर इसरार कर रहा है, बिलखुसूस उनका मीडिया, वो तनाव वक्ती तौर पर रुकेगा? देखिए, बात यह है कि ये जो एटमी जंग होती है उसमें सिर्फ उन ममालिक के ऊपर उसका नुकसान नहीं होता, बल्कि वो जो आलमी माहौल है, यानी जो इंटायर ग्लोबल एनवायरनमेंट, वो इफेक्ट होता है। एक न्यूक्लियर क्लाउड छा जाता है, सूरज बहुत दिनों तक नहीं आता है और नॉक्सस गैसेस आ जाती हैं जो कि माहौल में फैल जाती हैं। तो कहने का मकसद है कि इस वजह से अगर न्यूक्लियर पावर से कॉन्फ्रंटेशन आपस में होने के खतरात होते हैं, तो अमेरिका उसमें जाहिर है मुदाखलत करना चाहेगा और इसको रोकना चाहेगा, क्योंकि अमेरिका अभी भी ग्लोबल पावर है और उसको हर जगह में इंटरेस्ट होता है। तो मार्को रूबियो की जो फोन कॉल है वो इस वजह से है कि अब हम लोग बिल्कुल ब्रिंक पे आ गए थे और हैं अभी भी, तो वो बहुत खतरनाक सूरत है। और मैं समझता हूं कि ये हिंदुस्तान इस मामले में इस मर्तबा बिल्कुल बौखलाहट का शिकार है। जब मोदी साहब रियाद से वापस आए,
भागे भागे वापस आए और उन्होंने फौरन मीटिंग की और उसमें पाकिस्तान पे इल्जाम ठहरा दिया। उसके बाद इंडस बेसिक ट्रीटी खत्म कर दी, यानी अपनी तरफ से उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। तो और फिर डिप्लोमेट्स के ऊपर पाबंदी लगा दी, वीज़े खत्म कर दिए। हर किस्म के स्टेप्स ऐसे लिए जिससे कि जो टेंशन है वो एग्रीवेट हो जाए। और हमने बहुत एक संजीदा और एतदाल वाला रुझान रखा और अभी भी हमारा वही अप्रोच है कि हम ये ऐसी जंग नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर हुई, अगर खुदा न खास्ता हुई, तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और हम उससे डील कर सकते हैं। नकवी साहब, ये आप हमारा मौक़िफ़ है। नकीब साहब, आपने आपने मैं जिस आपकी तहरीर का जिक्र कर रहा हूँ, उसने जो भारतीय न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम है और उनका जो एयर स्पेस में जो जितनी तरक्की वो कर रहे हैं और अमेरिका के साथ बिलखुसूस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में जो उनके ताल्लुकात रहे, उसका बड़ी तफसील से आपने उसके ऊपर लिखा हुआ एक ज़माने में। ये जो उनका मिसाइल प्रोग्राम बिलखुसूस आपने अग्नि का जिक्र किया हुआ, उसके पैरेलल मैं चाह रहा हूँ जो हमें सुन रहे हैं पब्लिक एट लार्ज, उनकी समझ के लिए पाकिस्तान की कैपेसिटी क्या है टू काउंटर विद दैट? देखिए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान फ़र्क ये है कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम इंडिया सेंट्रिक है। हमें खतरा इंडिया से है, इसलिए हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो मैक्सिमम रेंज 2700 किलोमीटर के करीब है, जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स तक, यानी हिंदुस्तान की सरज़मीन जहाँ तक है, वहाँ तक हम उसको रीच कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। तो हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है, वो शाहीन का जो सीरीज़ है, वो उसकी जो हाईएस्ट लेवल है, वो तकरीबन 3000 किलोमीटर की है। तो इंडिया जो है ऑन द अदर हैंड, अग्नि जो वो डेवलप कर रहा है, वो बहुत दूर तक का उसका रेंज है। वो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा का रेंज है। वो अमेरिका तक पहुँच सकता है। तो ये फ़र्क है हम दोनों प्रोग्राम्स में। मैं तफ़सील में जा सकता हूँ, लेकिन जी 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 टेक्निकलिटीज़ जी जी आपके सामीन के लिए जी। कोई इतना मुनासिब नहीं है। लेकिन आपने वाज़ेह कर दिया ना कि हमारी तो रेंज ही भारत है, चाहे वो भारत का आखिरी जज़ीरा क्यों ना हो, तो हमारा मिसाइल प्रोग्राम है ही भारत के लिए। बाकी पाकिस्तान की तो इतनी लंबाई चौड़ाई है नहीं जो भारत ने 5000 किलोमीटर का वार करना है। तो अब ये मैं रूबियो का जिक्र जो कर रहा था कॉल में, जो उन्होंने पाकिस्तान से जो उनकी प्रेस रिलीज आई है, जो डिमांड किया कंडेम किया जाए, वो भी पाकिस्तान ने कर दिया। फिर उन्होंने टेररिस्ट को अकाउंटेबल करने की बात की और फिर ये उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ये बात करते हुए कि जी कॉपरेशन एंड इन्वेस्टिगेशन की जाए और डी एस्केलेट किया जाए खत्ते को और डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो मेंटेन की जाए। एक तरफ जंग है, दूसरी जानिब दोनों ममालिक के ऊपर डायरेक्ट कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करें मार्को रूबियो। हाउ विल इट बी पॉसिबल विदाउट अ थर्ड पार्टी? जी हाँ, देखिए यही तो मसला है कि भारत हमसे नेगोशिएट या डिस्कस कुछ नहीं करना चाहता है। मैं 2-3 मर्तबा पाक इंडिया टॉक्स में भी रहा हूँ जब मैं सर्विस में था। जी तो उनका रवैया बहुत गलत होता है। वो कहते हैं कि ये चीज़ें हम अब आपसे कंसीडर करने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट रिजीम, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रिजीम जो हमने प्रपोज़ की, उनको हमने कहा कि एक ऐसा मुआहदा हो जिसमें कि एटमी हथियार के इस्तेमाल के ऊपर कुछ हम रिस्ट्रिक्शंस लगा लें और आपस में एक दूसरे को नोटिफाई करें। तो वो भी वो डिस्कस करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो कहते थे कि हमारा तो चीन से भी हमारा मसला है और हम चीन को फिर कैसे उसको हैंडल करेंगे, एंड वी डोंट वांट टू डिस्कस इट। तो कहने का मकसद ये है कि बायलैटरल टॉक्स पे वो आमादा नहीं है। कहने का मकसद है कि वो उनके जो भी इल्ज़ामात हैं, वो एक प्लॉय है। देखिए ना, भारत को सूट करता है कि पाकिस्तान से बात ना करे और वो अपनी तरक्की करता रहे और अपने ताल्लुकात दुनिया में हर जगह फैलाता रहे। क्योंकि अगर वो पाकिस्तान से ताल्लुकात रखता है, तो पाकिस्तान भी एक अच्छा खासा बड़ा मुल्क है। हम कोई 25 करोड़ की आबादी है हमारी और हमारा रकबा भी अच्छा बड़ा है और हमारे पास एटमी ताकत है। तो वो उसको ऐसा मुल्क नहीं उसको गँवारा
जिस जिस नकवी जिसको साहब जो कुछ मैं ऐसे छोटा सा सादा सवाल आपकी खिदमत में, आपका तजुर्बा रहा है इस मामले में। अमरीकी इंटरवेंशन के बाद, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की कॉल्स के बाद, रूसी स्टेटमेंट के बाद या चीनी रसूख के बाद, ये 3-4 बड़ी ताकतें इस वक्त इस सूरत हाल से जुड़ी हुई हैं और उनके टेलीफोन कॉल और मुलाकातें भी जारी हैं। इसके बाद आपको लगता है कि फौरी जंग का खतरा टल रहा है? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि फौरन जंग की कोई पॉसिबिलिटी उतनी नहीं है। अलबत्ता ये मैं कहूँगा कि भारत और मोदी का कोई पता नहीं, उनको जो जुनून उनके ऊपर सवार है। अब बहुत से भारत में जो उनके जनरल्स वगैरह ये भी कहते हैं कि वंस फॉर ऑल, एक दफा कर ही डाला जाए। और वो ये नहीं एहसास उनको हो रहा कि उनके लिए कितना बड़ा नुकसान है। उनका पूरा जो इकोनॉमी का और इसका उसका जो सारा कुछ एक बना हुआ है मामला, वो सब तबाह हो सकता है। तो ये तंग नजरी है, बेवकूफी है। बिल्कुल तो मैं समझता हूँ कि अब ये जो बाहर से मदाखलत है या जो मदद है हमारे दरमियान सुलह कराने की या गुफ्तगू कराने की, वो कारामद हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब, साबिक सफ़ीर, आप दिफाई तंज़ियातीगार भी हैं, सिफारती मामलात को भी गहरी नज़र से देखते हैं, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो रुख करेंगे फवाद चौधरी साहब की जानिब, देखते हैं वो क्या कहते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया सीनियर सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब ने। चौधरी साहब, वेलकम टू द शो। सर, जंगी जुनून है भारत का नज़र आ रहा है, बिलखुसूस मीडिया के फ्रंट पे हम देखते हैं कि रूमर्स और फेक प्रोपेगेंडा, अजीबो गरीब कहानियाँ, दास्तानें वो बिखेरी जा रही हैं। पाकिस्तानी चैनल्स हों, यूट्यूबर्स हों, एंकर्स हों, उनके ऊपर एक्स के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। लेकिन इस बीच जो अमेरिकन इंटरवेंशन अभी तक जो हमें दिखाई दी है, मार्को रूबियो की जो कॉल्स हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को या जयशंकर को, उसके बाद आपको लगता है कि अमेरिकन जो इंटरवेंशन है उसके बाद ये जंगी जुनून या जो भारत करना चाह रहा है उसमें कुछ ठहराव आएगा या पिक्चर स्टिल लेफ्ट? देखिए अजमल, बात यह है कि 2-3 सेटबैक तो इंडिया को हुए हैं। सबसे पहला सेटबैक तो उनको ये हुआ कि उन्होंने पहलगाम का, उन्होंने ये सोच लिया था कि हमारी डिप्लोमेसी इतनी इफेक्टिव है और हमारा इस वक्त इकोनॉमिक पोजीशन इस तरह की है कि दुनिया को हर वो बात जो हम कहें वो बिला चूनो चुरा माननी चाहिए। तो इस कॉन्फिडेंस में उन्होंने जब पहलगाम अटैक का इल्जाम पाकिस्तान पे लगाने की कोशिश की तो वो बिक नहीं सका सौदा। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो लैंग्वेज इंडिया यूज करना चाहता था रेजोल्यूशन में वो नहीं डाली। फिर इन्होंने अपने साउथ ब्लॉक में जो 100 एम्बेसडर इकट्ठा किया था उसको जो उन्होंने ब्रीफिंग दी, वहां पे एम्बेसडर्स ने पूछा कि जनाब आप कह तो रहे हैं बट एविडेंस क्या है? इंडिया वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। तो फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने और आज टेलीग्राफ ने, अगर आप देखें तो इन जो पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट का ये जो एस्पेक्ट है कि इंडिया के पास कोई एविडेंस नहीं है पहलगाम को लेके, उसके ऊपर जो है वो आलमी राय आमा अब ये है कि हिंदुस्तान कह तो रहा है लेकिन कोई एविडेंस उसको जो है वो नहीं मिली। और वैसे भी चूंकि जामी साहब आप तो ये कवर भी करते हैं इंडिया पाकिस्तान, यू आर अमंग दोज वेरी फ्यू जर्नलिस्ट जिनको हिंदी आती है, लिखते हैं, पंजाबी आती है, लिखते हैं, और अब आपका इंडिया में इसीलिए उन्होंने बैन भी कर दिया आपका ट्विटर अकाउंट, एक्स को ब्लॉक कर दिया। जी, ब्लॉक कर दिया। अब आप देखिए ना कि ये जो एरिया जहां पे ये अटैक हुआ है ये को 3-4 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर का एक प्लेटियो है जी। उसके ऊपर उसके चारों तरफ गहरा जंगल है। ये बाईसरन वैली कहलाता है, वैली अंदर आसपास पहाड़ हैं, बाईसरन का इलाका। नाउ यू विल अप्रिशिएट कि सिर्फ लोकल आदमी जो बड़ा वेल वर्स्ड होगा जंगल के इलाकों से वही आ जा सकता है ना, बाहर का बंदा तो नहीं आ जा सकता, उसको क्या पता कहाँ से जाना है क्या आना है। मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस ये है कि ये जब से अफजल गुरु की शहादत हुई, फिर हमारे वानी की जैसे जवानों की शहादत हुई, उसके बाद से लोकल ग्रुप बड़े वहां पे स्ट्रेंथ पकड़ गए हैं। और हिंदुस्तान जिस तरीके से ये कोशिश कर रहा था कि हम जुल्म से, बर्बरियत से, फस्तायत से कश्मीर के इसके ऊपर हम कैप कर देंगे,
जो जद्दोजहद है, तो वो उसमें एक तो नाकामी हुई है उन्हें। तो ये पाकिस्तान से कोई कनेक्शन इसका साबित नहीं हो सका, नंबर वन, ये बड़ा सेटबैक हुआ है मोदी को। दूसरा देखिए, उन्होंने एक इतना बड़ा एक गॉडी मीडिया को यूज करके एक बहुत बड़ा अपने जो एक उनका जो सपोर्टर है, उनकी जो सपोर्ट बेस है, उसका उन्होंने टेम्परेचर हाई कर दिया है। अब जो महाराष्ट्र है, यूपी, सीपी, गुजरात, जो एक हिंदू डिविजिव पॉलिटिक्स के ऊपर बीजेपी वहां पॉलिटिक्स करती है, वहां पे तो वो कह रहे हैं कि जी जंग होनी चाहिए, और नरेंद्र मोदी ने इतना काम वहां भड़का दिया है। लेकिन अब ये जो अमेरिका, रशिया और चाइना, तीनों जो बड़ी ताकतें हैं, वो कह रही हैं कि जी आप इस तरह ना करें। पाकिस्तान की जोसेफ, फौज इसमेन जो है सऊदी अरब का भी आप जिक्र कीजिए। सऊदी अरब के भी जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी दोनों काउंटर पार्ट से बात की और तकरीबन मोरलेस यही बात कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने भी की है, ईरान ने भी की है। सऊदी अरेबिया का लेवरेज इस वक्त बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी $100 बिलियन के MOU साइन करके वो मोदी जो है वहां से निकले थे। तो अब ये जो सारे मुल्क हैं, ये इंडिया को कह रहे हैं कि जी आप देखिए, पाकिस्तान, जिस तरह एक परवेज मुशर्रफ साहब ने एक वक्त में कहा था ना कि भूटान तो नहीं था, अब नहीं है ना पाकिस्तान, आप हमसे हमारे मुताबिक बात करें। तो अब ये वो सारे मुल्क इनको ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की फौज दुनिया की छठी बड़ी फौज है, अगर आप ये कोई पंगा लेंगे तो आगे से, उन्होंने चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई, और इसीलिए वहां पे अब जो मोदी जहां पे फंस गए हैं आके, वो ये आ गए हैं कि एक तरफ तो उन्होंने पूरा अपना टेम्परेचर हाई कर दिया, बिल्कुल ठीक, टेम्परेचर हाई कर दिया, इंटरनेशनल सपोर्ट मिली नहीं, और जिस किस्म का वो कर रहे थे वो उसमें फंस गए हैं। सो आई डोंट नो फ्रैंकली कि वो इससे निकल कैसे सकते हैं। निकलने का उनका प्रॉब्लम ये है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ही विल बी बैडली हर्ट नाउ। सो उसको ये नहीं समझ आ रही कि आखिर मैंने अब करना क्या। और चंद माह बाद बिहार में भी चंद माह बाद जो है ना चुनाव है, इलेक्शन भी है, बिहार में भी इलेक्शन है। लेकिन मेरी नजर में, आपको पता है कि मैं तो इंडियन इलेक्शंस को जिस तरह से मैंने प्रिडिक्ट किया था, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। मैं बड़े अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि आप बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसको नहीं देख रहे। उसमें डिक्लेयर्ड है कि पाकिस्तानी कश्मीर हमने उनसे वापस लेना है। अब RSS की 100th बर्थडे है, और आपको मालूम है कि बीजेपी ने तो जन्म ही RSS से लिया है। नहीं, RSS के चीफ पिछले 24-48 घंटे पहले मोदी से मिले हैं जाके, इसी इन दी वेक ऑफ दिस और ये सारे लोग जो हैं, ये गॉडसे को मानने वाले लोग हैं, ये तो गांधी के खिलाफ लोग हैं जो इस वक्त सारे हुकूमत कर रहे हैं। और ये लोग जो हैं, ये अपनी डोमेस्टिक उस पोलराइजेशन में अब फंस गए हैं। सो इसलिए ये कहना मेरा नहीं ख्याल कि ये इससे पीछे हट सकते हैं। इन्होंने इंटरनेशनल प्रेशर, अब या ये इंटरनेशनल हिट लेगा या ये लोकल हिट लेगा। द चॉइस फॉर मोदी इज कि या वो इंटरनेशनल हिट ले ले या ये लोकल हिट ले ले। चॉइस तो उनकी है, लेकिन कल भी हमारे DGI इस पे ने कहा था कि फिर आगे कैसे मामला जाएगा, क्या नतीजा निकलेगा, वो फिर हमारी चॉइस होगी। ऑब्वियसली अगर इंडिया स्ट्राइक करता है तो फिर मामला कहाँ तक जाएगा, दैट विल बी अप टू पाकिस्तान। ये आपको कोई बड़ी जंग में बदलती कुछ शायद दिखाई देती है क्या? कोई न्यूक्लियर जंग का भी खदशा है इस तनाजुर में? क्योंकि ऑब्वियसली रेंज तो है हमारे मिसाइल्स की और जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए, अगर आप डिफेंस कैपेबिलिटीज देखते हैं ना, तो इस वक्त इशू ये है कि जो पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो बड़ी मुनासिब है। अल नसर मिसाइल है हमारे पास, क्योंकि अगर आप ट्रेंड देखें पिछली सारी जंगों का, तो ये बुनियादी तौर के ऊपर एयरफोर्स की जंग हुई है और मिसाइल की जंग हुई है। तो अभी उसमें अगर आप देखें, पिछली दफा आपको याद ही है कि हमारी एयरफोर्स ने तो कमाल ही कर दिया था, और दे प्रूव्ड देयर सुपीरियरिटी ओवर इंडिया। सो इस वक्त जो फिर हमारे जो मिसाइल की इस वक्त रेंज है, वो कलकत्ता तक, इंडिया के तकरीबन हर शहर हमारे मिसाइल की रेंज के ऊपर आता है। और इसी तरह से इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर जो है वो ये बराबर है, उनका भी जो है वो हर जगह के ऊपर हिट कर सकता है। ये एक फॉग ऑफ वॉर होती है, आप जंग को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे कैसे चलेगी, क्या होगा। सो दैट्स व्हाई आई मीन से कि हर जो रीजनेबल आदमी है वो जंग को शुरू करने की मुखालिफ होता है, वो जंग का मुखालिफ होता है। ये फरमाइए कि यहाँ जो इस वक्त कौम को इत्तेहाद की ज़रूरत है, उसमें APC एक बुलाई जाने का आइडिया भी था, अभी तक वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ऑन द पैरेलल इंडिया में APC हो चुकी, बल्कि राहुल गांधी ने तो ज्वाइंट सेशन की भी मांग कर रखी है मोदी जी से। यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं।
और जब APC बुलाने की हम बात करते हैं तो कुछ आज़ादाना राय रखने वाले तजिया निगारों का ख्याल है कि PTI और बिलखुसूस खान साहब की नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाए, क्योंकि वो जो मैसेज होगा वो बड़ा लाउड एंड क्लियर होगा, स्पेशली फॉर मोदी, स्पेशली फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उस सिलसिले में अभी तक मुझे इस गवर्नमेंट के यहाँ से कोई तहरुक नज़र नहीं आ रहा। आप इस सिलसिले में क्या राय रखते हैं, क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, बात यह अजमल कि यहाँ पे सियासी डिवीजन्स को कम करने के लिए तो कोई भी कदम नहीं उठाया गया और एक्चुअली इकदाम उठाए गए हैं कि जिससे सियासी डिवीजन बढ़े। जैसे कल आपने देखा ही जो अलीमा खान और बहनों को रोका गया इमरान खान से मुलाकात के लिए इस मंगल को, फिर लोगों की गिरफ्तारियां। नहीं, जुमेरात को भी मुलाकात नहीं हो सकी, आज भी नहीं हो सकी। हाँ, वही तो ऐसे ही है कि दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, कि बाकी लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं करते। लेकिन नहीं, ये तो हमारा एक रवैया है, अनफॉर्चुनेट है। हालांकि फैसल वोडा, दिनेश कुमार, ये लोग भी जो अक्लमंद लोग हैं, जो अपनी हुकूमत में हुकूमत नून लीग के अंदर लोग हैं, राना सनाउल्लाह वगैरह, ये लोग जो है ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आपको सियासत के अंदर भी एक जो है वो ठहराव और एतदाल लाने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल कोई ऐसा अभी तक कोई ऐसी जो है वो कदम नहीं उठाया गया और पाकिस्तान की सियासी डिवीजन्स तो एक्चुअली बढ़ ही रही है। उनकी कमी के लिए तो कोई बात ना हो रही है ना कुछ हो रही है। अब उसमें देखिए ना, मसला यही है कि पाकिस्तान में अवाम तो देखिए इमरान खान के साथ खड़ी है। अब आप शहबाज शरीफ साहब तो कोई मुझे कह रहे हैं खिताब होना, तो मैंने कहा जी खिताब हो जाएगा तो शहबाज शरीफ साहब का क्या खिताब होगा। अगर आप इंडियन मीडिया भी उठा के देखें, शहबाज शरीफ साहब की तो तस्वीर भी नहीं कोई दिखा रहा। इट्स ऑल अबाउट जो है उनके ऊपर सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है इंडिया में। पाकिस्तान की तरफ से जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसको तो देख ही कोई नहीं रहा कि वो क्या सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं। दिस इज वेरी सैड एक्चुअली, क्योंकि लगता यह है कि अवाम को सोचा गया है कि कोई उनकी अहमियत हैसियत आप नहीं। कह रहे हैं कि इस वक्त कंसेंसस की इत्तेहाद की ज़रूरत है, नई और सियासी तकसीम जो है वो हमारे आड़े आ रही है। लेकिन जब भारत का जिक्र आता है तो नाज़रीन आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब का भी जेल से जो पैगाम था वो यही था। अगर मोदी की यलगार का मसला है, हालांकि वो हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, तो फिर ये कौम मुत्तहिद है, क्योंकि इस कौम ने हमेशा जब भारतीय जारहियत हुई अपने इख्तलाफात भुलाकर सिर्फ अपने दुश्मन को जवाब ज़रूर दिया इत्तेहाद की सूरत में। ये और मेयर्स और स्टेप्स हैं कि पॉलिटिकल कंसेंसस बहरहाल ज़रूरी है ताकि एक मैसेज जाए। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।